नमस्कार। शेख हसीना की बात हो रही थी तो मेरी रिसर्च में उनके लव लाइफ के बारे में। तो मेरी रिसर्च में इंटरनेशनल मीडिया, बायोग्राफी या क्रेडिबल रिपोर्ट्स में कहीं भी किसी अफेयर, शादी के बाहर किसी रोमांटिक रिलेशन या किसी स्कैंडल का जिक्र नहीं मिलता है, न मिला। उनकी पूरी इमेज हमेशा एक फैमिली ओरिएंटेड, मेहंदी लिपटी हाथों वाली साड़ी पहनी हुई एक लेडी, लेकिन दिमाग से बेहद स्ट्रांग और कड़क महिला की रही है शख्सियत। उनके पति 2009 में दुनिया से चले गए और उसके बाद उन्होंने जिंदगी पूरी तरह राजनीति और देश को समर्पित कर दी। और उनके लिए लव लाइफ का मतलब था पिता की विरासत, अवामी लीग की सत्ता और बांग्लादेश की आइडेंटिटी। तो अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के उस हिस्से की जिसने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर बड़ा नाम दिया। 1990 के दशक में वो जनरल हुसैन मोहम्मद एरशाद के खिलाफ डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन मूवमेंट की फ्रंट लाइन लीडर रही। सड़कों पर आंदोलन, गठबंधन, लंबे संघर्ष के बाद 1991 में 1991 में लोकतंत्र बहाल हुआ बांग्लादेश में। आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर जानते होंगे। देखिए, हालांकि पहली बार वो 1996 में प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश की। 1996 से लेकर 2001 के बीच उन्होंने भारत के साथ गंगा जल बंटवारे, जिसका नाम फरक्का समझौता, फरक्का एग्रीमेंट जो है वो हुआ। ट्रेड ट्रेड की बातें हुई, बॉर्डर इश्यूज पर अहम समझौते किए, लेकिन ये कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला उनका। देखिए, वो सत्ता से बाहर हो गई 2001 के चुनाव में, और फिर एक दौर आया जब उन पर करप्शन के केस लगे। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली गेम चेंजर तो 2009 था। 2009, देखिए, 2009 में जब अवामी लीग भारी बहुमत से सत्ता में लौटी तो शेख हसीना ने वो दौर शुरू किया जिसे आज दुनिया बांग्लादेश डेवलपमेंट स्टोरी के नाम से जानती है। तेज जीडीपी ग्रोथ, गारमेंट सेक्टर की बूम, ग्रामीण महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट, डिजिटल बांग्लादेश, और बांग्लादेश का विजन, बिजली, सड़क, पुल, पोर्ट, ये सब उन्हीं के दौर में ये सारे प्रोजेक्ट्स थे। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी सब बांग्लादेश की तारीफ करते रहे कि ये देश पॉवर्टी से निकलकर लोअर मिडिल इनकम की तरफ जा रहा है और उसमें शेख हसीना का रोल क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। यही वजह थी कि टाइम मैगजीन ने 2018 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में डाला, यानी कि शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में डाला। फोर्ब्स ने उन्हें कई बार मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में जगह दी, और रिकॉर्ड यह बना कि वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली महिला हेड ऑफ गवर्नमेंट बन गई। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया उन्हें मदरलाई फिगर, डेवलपमेंट आइकन और साउथ एशिया की आयरन लेडी कहने लगा। दूसरी तरफ वो रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भागकर आने पर शरण देने के लिए भी तारीफ का केंद्र बनी। उनकी तारीफ हुई। लाखों रोहिंग्या रिफ्यूजीज को बांग्लादेश ने शेल्टर दिया, जिस पर यूएन और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने उनकी हिम्मत और मानवीय चेहरा दोनों की खूब सराहना की। लेकिन जैसा अक्सर होता है पावर का दूसरा चेहरा भी सामने आता है, और शेख हसीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोकतंत्र बचाने वाली ये महिला धीरे धीरे अपने ही देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताई जाने लगी। 2010 के बाद से ही बांग्लादेश में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। 1971 के वॉर क्राइम्स ट्रायल के नाम पर इस्लामिक जमाते इस्लामी के नेताओं को फांसी दी गई, जिसे एक वर्ग ने न्याय कहा, पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे विक्टर्स जस्टिस कहा, यानी विजेताओं का बदला कहा था। फिर आया 2014 और 2018 के चुनावों का दौर, जहां विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए, बीएनपी ने बॉयकॉट किया,
अवामी लीग ने लगभग सारा मैदान अपने कब्जे में रख लिया था। मीडिया पर एक के बाद एक केस, पत्रकारों पर मुकदमे, कार्टूनिस्ट और ब्लॉगर तक जेल पहुंचाए गए। ये सारे रिपोर्ट्स मेरे रिसर्च में सामने आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट ये बना, जिसका इस्तेमाल साइबर क्राइम से ज्यादा असहमति की आवाज दबाने के लिए किया जाने लगा। ये आरोप लगने लगे। एनजीओज जो रिपोर्ट करने लगे कि आरएबी और सिक्योरिटी एजेंसियां विपक्षी नेताओं और एक्टिविस्ट्स को उठा ले जाती हैं। कुछ सालों तक परिवार को भी पता नहीं होता कि वो जिंदा हैं या मर चुके। इसको कहा गया एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस और बांग्लादेश का नाम इन मामलों में बदनाम होने लगा। धीरे धीरे इंटरनेशनल मीडिया ने टोन बदला। जो कभी उन्हें डेमोक्रेसी रिस्टोरर कहता था, वही अब हेडलाइन लगाने लगा, डेमोक्रेसी आइकन टर्न्ड ऑटोक्रेट, स्ट्रॉन्ग वुमेन टर्न डिक्टेटर। यानी हसीना की इमेज दो ध्रुवों पर खड़ी होने लगी, एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ डर और दमन। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से उनकी सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हुई। 2024 का स्टूडेंट अपराइजिंग 2024 का स्टूडेंट अपराइजिंग बांग्लादेश की सिविल सर्विस में सालों से 30% का कोटा चल रहा था फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों के लिए। इसे अवामी लीग की पॉलिटिकल बुनियाद भी कहा जाता था, क्योंकि ये कोटा सीधे सीधे उनके सपोर्ट बेस को फायदा देता था। लेकिन नई पीढ़ी के छात्रों को लगा कि ये मेरिट के खिलाफ है और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। शुरुआत छात्र संगठनों से हुई, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते यह आंदोलन तूफान बन गया। आपको तस्वीरें याद होंगी। और ये आंदोलन तूफान बनने के बाद ढाका से लेकर चिटगांव, खुलना, राजशाही, हर शहर में युवा सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, नो कोटा ओनली मेरिट। ऐसे नारे धीरे धीरे ये आंदोलन एंटी गवर्नमेंट अपराइजिंग में बदल गया। इस मोड़ पर वही गलती हुई जो कई लंबे समय तक सत्ता में बैठे नेताओं से होती है। आमतौर पर उन्होंने अपने ही लोगों को दुश्मन समझ लिया। आरोप ये लगे कि हसीना सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलन को, ऐसा आरोप लगा कि खत्म करने के लिए पूरा स्टेट ऑपरेट्स झोंक दिया। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, आर्मी सबको मैदान में उतारा गया। न केवल लाठी चार्ज और आंसू गैस, बल्कि कई जगह सीधे गोली चली। और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी भीड़ पर फायरिंग की गई, ऐसी खबरें आई और मेरे रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। और देखिए, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, हजारों गिरफ्तार हुए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस किसी वॉर जोन की तरह दिखने लगे। यही वो मोड़ था, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने जनता को पूरी तरह अवामी लीग के खिलाफ खड़ा कर दिया। देश भर में दंगे, आगजनी, चिल्लाते हुए माता पिता, पेरेंट्स, रोती हुई माएं, ये सारी तस्वीरें कैमरों में कैद होने लगी। और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे 2024 स्टूडेंट अपराइजिंग और मैसेकर कहना शुरू कर दिया। हसीना सरकार पहले तो इनकार करती रही और फिर थोड़ी बहुत लीप अप होती, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ गया कि अगस्त 2024 में, जी हाँ, अगस्त 2024 तक हालात जो हैं ऐसे बन गए कि सेना और प्रेसिडेंट तक को दखल देना पड़ा। संसद भंग हो गई और हसीना ने इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना ने उसी अफरा तफरी में वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और तब से यहीं हमारे देश भारत में रह रही हैं। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर भारत ने इसे पब्लिकली कंफर्म नहीं किया है कि वो कहां हैं, कैसे हैं, लेकिन सबको पता था कि वो दिल्ली या उसके आसपास किसी सेफ जगह पर हैं। इसके बाद देखिए,
बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसके मुखिया नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बने, जो माइक्रो क्रेडिट के लिए पहले ही दुनिया भर में मशहूर थे। यूनुस यूनुस की सरकार ने सत्ता संभालते ही एक बड़ा कदम उठाया। 2024 के क्रैकडाउन की जांच के लिए एक खास ट्राइब्यूनल बना दिया, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। और ये वही अदालत है जिसने अब शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। इस ट्रिब्यूनल ने महीनों तक सुनवाई की, गवाह बुलाए, वीडियो, फोटो, ऑडियो सबूत देखे, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स को भी आधार बनाया। और ये भी कहा गया कि भाई देखिए, जिस कोर्ट को शेख हसीना ने बनाया था और आज वही फैसला सुनाया। और देखिए, आधार जो बनाया आरोपों का, सबूतों का, उसके आधार पर, जिसमें पहले कहा जा चुका था कि 2024 के क्रैकडाउन में सिस्टमैटिक तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए और ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में आते हैं, ये कहा गया। ट्रिब्यूनल की जजमेंट में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने इंसाइटमेंट किया, ऑर्डर टू यूज ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड लीथल फोर्स दिया। और व्यापक पैमाने पर और बड़े ही पैमाने पर छात्र और नागरिकों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को नहीं रोका ही नहीं, बल्कि उसे और बढ़ावा दिया। ये बातें अदालत में रखी गई। इसी आधार पर शेख हसीना पर उन्हें क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में दोषी ठहराया गया। कई चार्जेस पर लाइफ इंप्रिजनमेंट, लेकिन कुल मिलाकर सजा क्या हुई? फांसी की सजा सुनाई गई। उनके साथ उस समय के होम मिनिस्टर असदुज्मान खान को, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई और कुछ अन्य अफसरों को, ऑफिसर्स को अलग अलग सजाएं दी गई हैं। शेख हसीना पक्ष की दलील ये है, ये सब राजनीतिक बदला है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और इंटरिम सरकार जो है और यूनुस की टीम बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर अवामी लीग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, ये इनकी तरफ से आरोप है। अदालत कंगारू कोर्ट है और इन एब्सेंसिया ट्रायल फेयर नहीं कहे जा सकते, ये शेख हसीना की तरफ के लोग कह रहे हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल का कहना है कि हमने कई बार समन भेजे, उन्हें बुलाया, उन्होंने पेश होने से इनकार किया। और कानून कहता है कि अगर कोई आरोपी भाग जाए, पेश न हो अदालत में, तो अदालत इन एब्सेंशिया ट्रायल कर सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने इस फैसले पर रिएक्ट करते हुए कहा, यह विक्टिम्स के लिए एक अहम पल है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन डेथ पेनल्टी पर हमें अफसोस है, यूएन ने कहा। यानी जस्टिस और डेथ पेनल्टी के बीच उनकी पोजीशन भी संतुलित रही। एक तरफ अपराधों की गंभीरता, दूसरी तरफ फांसी का विरोध। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो भी हैं, ये भी लगभग यही लाइन ली इन्होंने। हाँ, 2024 में बहुत बुरा हुआ। 2024 की बात याद कीजिए, उन तस्वीरों को याद कीजिए। जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मौत की सजा सही तरीका नहीं है, ये भी बातें हो रही हैं। अब इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति भारत की है। 15 साल तक भारत के लिए सबसे भरोसेमंद पार्टनर रही, मतलब अगर हम कहें कि फॉरेन रिलेशंस के मामले में, तो शेख हसीना, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद को रोका, सीमा पर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाया, आज वही भारत में शरण लेकर बैठी है। और अब बांग्लादेश की सरकार ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर भारत से उनकी एक्सट्राडिशन मांग रही है, यानी कि प्रत्यर्पण आप हमको हमारे हवाले कीजिए, बांग्लादेश कह रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि दोनों देशों के बीच एक्सट्राडिशन ट्रीटी है,
हसीना एक फ्यूजिटिव कन्विक्ट है और उन्हें न्याय का सामना करने के लिए ढाका भेजा जाना चाहिए, बांग्लादेश कह रहा है। लेकिन भारत के सामने पेंच कहां फंसा है? अगर भारत उन्हें सौंप देता है और वहां सच में फांसी दे दी जाती है तो ये मैसेज जाएगा कि भारत ने एक पूर्व लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को मौत के हवाले कर दिया। भारत पर आरोप लगेगा, भारत घिर जाएगा। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, ऑपोजिशन पार्टीज भारत में भी सवाल उठाएंगे कि आपने पॉलिटिकल असाइलम जैसा मोराल दायित्व तो क्यों नहीं निभाया? शरण देना चाहिए था। ये बातें बाद में हो सकती है। तो अगर भारत उन्हें ना सौंपे तो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव तेज हो जाएगा। ये बात आप मानते हैं? इंडिया अपनी दोस्त को बचा रहा है, विक्टिम्स की न्याय की लड़ाई से गद्दारी कर रहा है। यानी इंडिया डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी कि दोधारी तलवार पर खड़ा है। जो भी करे, पॉलिटिक्स और मोरालिटी दोनों के सवाल उठेंगे। अब यहां पर आपके मन में क्या सवाल आ रहा है, जरा सोचिएगा। हम सबके लिए एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे मामले को किस लेंस से देखा जाए। क्या यह सच में न्याय है या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि राजनीतिक बदला। एक तरफ अगर सच में 2024 में छात्रों पर गोलियां चली, हेलीकॉप्टर ड्रोन से हमला हुआ, सैकड़ों लोग मरे और ये सब टॉप लेवल पॉलिटिकल ऑर्डर्स के बिना नहीं हो सकता, ये तो आप मानेंगे। तो फिर किसी को जवाबदेह तो ठहराना पड़ेगा, वरना ये मैसेज जाएगा कि पावर में बैठा कोई भी व्यक्ति आम लोगों की हत्या जरूर करा सकता है और बच भी सकता है खुद। और देखिए, दूसरी तरफ यह भी सच है कि अभी बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, एक इंटरिम नॉन इलेक्टेड सेटअप है जिसको बहुत से लोग सॉफ्ट कूप भी कह रहे हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल के खिलाफ डेथ पेनल्टी का फैसला हमेशा सस्पिशियन के घेरे में रहेगा, यानी संदेह के घेरे में रहेगा। तो क्या यह सच में न्याय है या इतिहास का बदला है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। हसीना के दौर में डेवलपमेंट भी हुआ, डेमोक्रेसी भी कमजोर हुई और 2024 में रिप्रेशन अपने चरम पर गया और अब पेंडुलम दूसरी तरफ झुक गया है, जहां अकाउंटेबिलिटी के नाम पर डेथ सेंटेंस दे दिया गया है। अब जरा शेख हसीना के व्यक्तित्व को समेट कर देखिए, जो हमारी शुरू से लेकर बात हुई है वीडियो में। एक तरफ वो लड़की जो बचपन से जेल कचहरी का माहौल देखती हुई बड़ी हुई, जिसके पिता की हत्या सैन्य कूप में हुई, जिसका पूरा परिवार मिटा दिया गया, जिसने एग्जाइल में भारत में सालों बिताए, जिसने पार्टी को जीरो से खड़ा किया, तानाशाहों के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन लड़ा 1996 और फिर 2009 के बाद बांग्लादेश को एक नई इकोनॉमी ट्रैजेक्टरी पर डाल दिया, दुनिया भर में तारीफ भी बटोरी। वहीं दूसरी तरफ वही महिला अपने ही देश में ऑपोजिशन को कुचलने, मीडिया पर लगाम लगाने, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों से डिसेंट दबाने, इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस और फेक एनकाउंटर्स के आरोपों का चेहरा भी बन गई। और अंत में अपने ही देश के छात्रों के खून से हाथ रंगने के आरोपों के साथ अदालत में खड़ी हुई, भले ही फिजिकल तौर पर नहीं हुई अदालत में मौजूद, लेकिन कानून की नजर में दोषी करार दी गई और फांसी की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, जब आप इस पूरी कहानी पर वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आपसे एक सवाल है। अगर कोई नेता, चाहे वो कितना भी पॉपुलर हो, चाहे उसने कितना ही डेवलपमेंट किया हो, अगर वो अपने ही बच्चों, अपने ही देश के बच्चों, अपने ही देश के छात्रों, अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलवाने का आदेश देता है, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से उन पर फायर कराता है, तो क्या उसे कानून के सामने जवाबदेह नहीं होना चाहिए? या फिर अगर अदालत और सरकार खुद पूरी तरह पॉलिटिकल है, इलेक्टेड नहीं है, वहां की सरकार ऑपोजिशन की पसंद की है, तो क्या ऐसे समय में दिया गया डेथ सेंटेंस सच में न्याय कहला सकता है? सोचिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा।
क्या हम इसे विक्टिम्स के लिए जस्टिस कहें या पॉलिटिकल एलिमिनेशन कहें? जस्टिस कहें इसे या पॉलिटिकल एलिमिनेशन कहें? आप क्या सोचते हैं? क्या शेख हसीना एक कातिल तानाशाह हैं या एक गिराई गई नेता जिनके साथ बदले की राजनीति हो रही है? या फिर ये सच है कि वो दोनों हैं, उनके भीतर डेवलपमेंट आइकन भी था और ऑटोक्रेट भी, और दोनों को एक्सेप्ट किए बिना हम इस कहानी की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, शेख हसीना सिर्फ एक इंसान नहीं, वो बांग्लादेश की पूरी आधी सदी की कहानी है। एक बेटी जो फादर ऑफ द नेशन की विरासत ढोती रही, एक माँ जो अपने बच्चों को पावर के गलियारों में लेकर चली, एक आयरन लेडी जिसने देश को इकोनॉमिक ग्रोथ दी, और वही आयरन लेडी जिसने पावर को बचाने के लिए शायद अपने ही युवाओं की आवाज कुचल दी। और आज उसी आयरन लेडी के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, वहां के भारत बांग्लादेश रिश्तों पर इसका असर होगा, रीजनल पॉलिटिक्स बदलेगी। लेकिन एक बात तय है, आज के बाद कोई भी साउथ एशियन लीडर रात को चैन से सो नहीं पाएगा, क्योंकि एक मैसेज क्लियर चला गया है, नो वन इज अबव द लॉ। कम से कम ऑफिशियली नैरेटिव यही है। और दूसरी तरफ एक हिडन मैसेज भी उतना ही क्लियर है, अगर आप पावर खो दें तो कभी कभी वही इंस्टीट्यूशंस आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिन्हें आपने सालों तक कंट्रोल करके रखा था, वही पावर। यही है शेख हसीना की पूरी गाथा, राइज भी, फॉल भी, डेवलपमेंट भी, डिस्ट्रक्शन भी, और आखिर में सवाल आपसे, जस्टिस या रिवेंज? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपकी नजर में ये क्या है, इंसाफ, साजिश, या दोनों का घातक मिक्सचर? नमस्कार।